Hello, welcome to our channel Biology Connection with Vandana, and today we will discuss the chapter of class 9th Biology Fundamental Unit of Life, that is cell. So we will discuss every topic which has to cover under this chapter one by one. एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है सेल. तो सेल क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज सेल? अगर मैं कहूँ कि एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई चीज़ डिफरेंस होती है तो वो होती है सेल. जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड के अंदर कोई सेल नहीं है और मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरे अंदर जो मेरी पूरी बॉडी है वो सेल की बनी है. चाहे वो मैं हूँ, कोई प्लांट है, कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेट कैरेक्टर ये होता है कि वो आपका सेल का बना होता है. तो आप सेल को क्या बोलोगे? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो क्या बोलोगे? इट्स अ बेसिक. बेसिक क्यों? क्योंकि जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें दीवार बनानी होती है, दीवार बनाने के लिए ईंट लगानी होती है, तो ईंट बेसिक थिंग है, उसके बिना घर नहीं बन सकता. उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बिना नहीं बन सकता. तो इसको हम बोलेंगे सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life and functional unit of life. बेसिक क्यों? क्योंकि बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चरल क्योंकि अगर हम बात करें कि आपके सेल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब आपका अगर पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अगर आपका ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा का पूरा बॉडी आपका एक सेल का बना है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. फंक्शनल, फंक्शंस मीन्स बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं और वे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. तो आपका बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सबसे छोटा ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के सारे फंक्शंस कर सकता है उसको हम सेल कहते हैं. अब इसकी बात आती है डिस्कवरी की. तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, ये एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया. उन्होंने इसके बारे में उसमें डिस्कस किया था. सबसे पहले इन्होंने खुद एक प्रिमिटिव आपका माइक्रोस्कोप बनाया. माइक्रोस्कोप आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने में हेल्प कराता है, जो बहुत छोटी साइज की होती है, जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सकती. ठीक है. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक आपका स्पेनिश ऑक ट्री, ठीक है, इसका जो बार्क होता है, ठीक है, इस ट्री के बार्क से उन्होंने कॉर्क लिया. क्या लिया? कॉर्क. फिर उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे कि हनीकॉम्ब होता है. हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर जैसे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, तो इस तरीके का उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ठीक है. अब हमें पता है ये बार्क सेल है, तो ये जो सेल्स होंगे दे आर डेड, दे सेल्स आर डेड. तो उन्होंने मेनली क्या देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर कि ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे. दीज आर कंपार्टमेंट्स. ठीक है. कंपार्टमेंट आप कह सकते हो या फिर स्मॉल रूम्स आप कह सकते हो, जिनके ऊपर से बाउंड्री है, जिनके ऊपर से वॉल है और सेल वॉल है और अंदर उनके कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि वो डेड थे. तो जो फर्स्ट आपका सेल था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रिमिटिव जो उनका खुद का बनाया हुआ था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ देखी थी. तो जो अगर आपको कोई कहता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो उसका क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, उसकी डिस्कवरर का नाम आता है रॉबर्ट हुक. लेकिन अगर हम बात करें लिविंग सेल की तो उसके बाद आता है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक. ठीक है. इन ईयर 1675. ठीक है. तो इन्होंने खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया. अभी हम डिस्कस करेंगे ये सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे. उन्होंने खुद ने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें 2 लेंसेज थी, जिसमें 2 लेंसेज थी. ठीक
ठीक है, उनके अंदर उन्होंने देखा। तो सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर करना आप बोल सकते हो। बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा। ये बैक्टीरिया प्रोटोजोआ क्या होता है? बैक्टीरिया आपको पता है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक ही सेल का बना होता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो सिंपलर होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ भी ये आपके प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें एंटिनोन लेविनहुड ने देखी अपने बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये भी इन्होंने खुद बनाया था, ये भी बनाया था। तो अगर आपसे बोले कि फर्स्ट सेल को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर हम कहें फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था, तो एंटिनोन लेविनहुड को उसका क्रेडिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनाए गए थे ऑब्जर्वेशन कर करके, उसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो मेनली जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी ये कहती है, सेल थ्योरी को बनाने वाले आपके दो मेन साइंटिस्ट थे, एक थे स्केलिटन और एक थे स्वान, ठीक है। जो स्केलिटन थे ये आपके बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि जो स्वान थे ये आपके जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपके स्केलिटन ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये बात इन्होंने कही कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। और स्वैन ने क्या कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ पे ऑल मेड अप ऑफ एनिमल सेल, इसमें आ जाता है ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बताई और ये जो बात थी बिल्कुल सही थी। तो ये आपकी बन गई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का ये पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है। इस सेल थ्योरी को ही आगे बढ़ाने वाले एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रडल्फ वर्चाउ, ठीक है। रडल्फ वर्चाउ ने क्या कहा? उन्होंने एक पॉइंट बताया, आपको लिख देती हूँ। रडल्फ वर्चाउ ने कहा ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक हमारे लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। कहने का मतलब ये है, अगर आज के टाइम पे कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सेल है, कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोड्यूस हुआ, वो किसी और सेल से बना है। क्योंकि ये एक पॉइंट उन्होंने तब दिया था, इनसे पहले एक थ्योरी आई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। वो क्या कहती थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की? जैसे पुराने ज़माने में टाइप नहीं होता था कि हमने बोलते हैं ये ऐसे अपना आप हो गया। और उन लोगों का ये मानना था कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी से क्रोकोडाइल पैदा हो जाता है, जो गंदगी होती है उससे फ्लाइज पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जहाँ पे आपकी फ्लाइज ऑलरेडी होंगी, उनके एग्स बनेंगे, उससे नई फ्लाइज आएंगी। तो इसी तरीके से अगर ऑलरेडी कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसी से जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म हमारा बनता है। तो ये बात उन्होंने बताई थी, सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। तो आपकी सेल थ्योरी में 3 पॉइंट आ जाते हैं। सेल थ्योरी में पहला पॉइंट ये आ गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। दूसरा पॉइंट आ गया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूंगी तो बोलेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। फिर इसमें रडल्फ वर्चू ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट आपकी कोई भी चीज़ को, सेल को, चीज़ों को या छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी हम बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द स्पेसिमेन ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट का नाम है
इंस्ट्रूमेंट है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है आपको पता है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी चीज़ों को हमें दिखाता है। एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोप आपके दो तरीके के होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में और बताएंगे। पहला होता है लाइट माइक्रोस्कोप, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है वो भी दो तरीके के हम पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेनली माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज की रेजोल्यूशन पावर बढ़ाता है और उसको मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई का मतलब है अगर मेरी कोई एक चीज इतनी है तो उसको इतना बड़ा कर देगा, इतना मैग्नीफाई कर देगा कि वो मुझे इतनी दिखाई देगी, और जब वो दिखाई देगी तो मुझे उसकी बारीक लाइनें हैं वो भी बहुत क्लियर दिखाई देगी, दैट इज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आपका मेनली माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो उसको दिखाने के लिए लेंसेज होनी चाहिए। आपको पता है हमारी आइज भी कंपाउंड आइज है, उसके अंदर भी लेंसेज है। अब इस पहले तो बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही इनको हम स्पेसिमेन को देख सकते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है, जो आपका ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब होता है जिसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, स्लाइड कहते हैं। इसके ऊपर जो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, जो हमें चीज़ दिखाई दे देखनी है अंडर माइक्रोस्कोप, उसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन। ठीक है, या आप सैंपल भी बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो आपका ये स्टेज पे रखा होता है, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखा होता है। हम लोग क्या देखते हैं, इस तरीके से नीचे एक ग्लास होता है, ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, फिर भी जैसे यहाँ पे एक लेंस होगी और यहाँ पे एक लेंस होगी। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होती है, यहाँ पे कोई लेंस नहीं होती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, अगर यहाँ पे आपकी लाइट आती है, लाइट इस स्पेसिमेन से पास होकर आंख में दिखाई देती है, जिससे कि हमें कोई इमेज, ये जो चीज़ है वो मैग्नीफाई होकर दिखाई देती है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या कहता है कि जब लाइट पड़ेगी माइक्रोस्कोप के ऊपर तभी हमें कोई चीज़ें दिखाई देंगी। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस होगी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होंगी, जिससे कि हमें इमेज और ज़्यादा मैग्नीफाई दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे। ठीक है, बात क्लियर हुई। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट के प्रिंसिपल पे काम करती है, बिना सनलाइट के काम हम इसमें स्पेसिमेन नहीं देख सकते। अब उसमें भी जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप के अंदर सिंगल लेंस होती है। जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें एक से ज़्यादा लेंसेज आपकी होती है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में होते हैं। इनके अंदर लाइट का कोई रोल नहीं है, इनके अंदर वैक्यूम्स होते हैं, इस तरीके की मशीन्स होती हैं अलग अलग तरीके की। तो उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी सैंपल्स के अंदर लोड किया जाता है वो इससे अटैच एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो उसके अंदर हमें इसका सैंपल दिखाई देता है। ठीक है, इसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में का मैग्नीफिकेशन पावर अराउंड 1000 है। अगर मेरी कोई चीज़ है वो 1000 टाइम्स उसको बड़ा दिखाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो 10,000 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इज अराउंड 1 लाख। ठीक है, इतना वो मैग्नीफाई करके दिखाता है, इतना क्लियर दिखाता है। तो ये तो बात हो गई इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद आ जाते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक पूरा ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, इज मेड अप ऑफ 1 सेल, एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना है तो उसको हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल हो गए जैसे अमीबा है। अमीबा आपको पता है कैसा दिखता है? अमीबा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोआ होता है जिसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, साइज नहीं, एक सिंगल सेल है। दूसरा आपने पैरामीशियम सुना होगा, बहुत सारे होते हैं पैरामीशियम, जिसको आप स्लीपर एनिमिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि इस तरीके का होता है। ये है आपका पैरामीशियम, इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका स्लीपर्स एनिमिक्यूल, क्योंकि इसका जो शेप है वो हमारी चप्पल जैसा स्लीपर जैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आप क्लेमाइडोमोनास देख लो। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? पानी की रहने वाली अंदर ग्रीन एल्गी होती है, इस तरीके की होती है वो, ठीक है। दिस इज क्लेमाइडोमोनास। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है तो उसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर कहते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है और इसमें जो भी सारे फंक्शंस होते हैं इसमें डिवीजन नहीं होता। अगर हम डिफरेंस में बताऊँ आपको तो अभी बता देते हैं डिफरेंस, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपका यूनिसेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल को खुद ही परफॉर्म करने होते हैं और सारा वर्क वही अकेला सेल करेगा, दूसरे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये है। अब दूसरा देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर नाम से क्लियर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेड अप ऑफ तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक से ज्यादा सेल का बना होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, या प्लांट्स हैं, प्लांट है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि टिटनेस है। तो देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी खासियत ये होती है, जैसे एक पूरी बॉडी है तो उसके अंदर जो वर्क है, डिवीजन ऑफ लेबर आप देख सकते हो, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, अपनी बॉडी की बात करती हूँ, तो हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर अलग सेल्स है, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर अलग सेल है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल है। तो बॉडी में हर एक काम डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बटा हुआ होता है कि ये वाले सेल्स ये वर्क परफॉर्म करेंगे, ये वाले सेल्स ये वर्क परफॉर्म करेंगे, ये काम करेंगे, तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड, तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद हम देखेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो आप देखते हो कि आपकी जो सेल्स हैं उनका अलग अलग शेप होता है। अलग अलग शेप का मतलब है कुछ सेल्स आपके कैसे होते हैं, शेप की बात करें, कुछ आपके सर्कुलर शेप के होते हैं जिसको आप बोलते हो बेसिलस। आपको शेप्स याद नहीं करने हैं, कुछ आपके रॉड लाइक इस तरीके के होते हैं, स्फेरिकल, सॉरी दिस इज कोकस, दिस इज बेसिलस, ठीक है। कुछ ओवल शेप के होते हैं, तो सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कुछ आपके स्मूथ सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स के सेल्स हो गए, ये हो गए। आपके जो किडनी के सेल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, वो ट्यूब लाइक ही पूरा एक सेल होता है किडनी के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। किसी का जैसे आपने देखा नर्व सेल, आप जानते हो नर्व सेल, नर्व सेल का आपने शेप छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा,
ये डेंड्राइट्स होते हैं उसके। इस तरीके का आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। तो सेल के जो शेप होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। साइज की अगर हम बात करें, साइज भी डिफरेंट होते हैं। कोई सेल्स आपके बहुत छोटे हैं, कोई बड़े हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एसिटिब्युलेरिया, ये एक एल्गी होती है, इसके एक सेल का साइज है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि अगर आप बात करो सेल की, आप बात करते हो तो पीपीएलओ जिसका पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो साइज है वो 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इतना छोटा सा है। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो होता है 10 टू द पावर ऑफ -6, ठीक है। तो साइज वेरी करता है। कोई सेल आपका सिंगल सेल बहुत बड़े साइज का है, कुछ कम है। नंबर ऑफ सेल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का वो भी अलग होता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, कोई यूनिसेलर हो गया। किसके अंदर कोई बहुत सारे सेल का बना है, वो मल्टीसेलर हो गया। तो नंबर ऑफ सेल भी वेरी करता है। जैसे हमारे अंदर वी हैव बिलियंस ऑफ सेल, हमारी बॉडी एक सेल की नहीं बनी है, बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताती हूँ। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। और जो कैरियन वर्ड है, आप कैरियन वर्ड कहीं पे भी देखते हो तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो आपका ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसका पहला फीचर है, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप है। इस प्रिमिटिव टाइप एंड कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। जबकि इसका जो यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड हो गया है। अगेन कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका जो न्यूक्लियस है इज वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरीके का ये होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल इस तरीके का होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जबकि अगर इसको सेल को मैं अच्छे से डिवाइड करूं तो बनाऊं ही, तो वैसे मैंने ऐसे ही बना दिया। तो इसका जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल डार्क प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें मेनली होते हैं आरएनए, सम प्रोटीन्स। वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर सेल कवरिंग्स होती हैं। इसके अंदर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर देयर, ठीक है। आपके यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली होती है, जैसे कि ये मैंने आपका क्लोरोप्लास्ट बना दिया है, ठीक है। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है, ठीक है। ये मैंने आपका गोल्गी बॉडीज बना दिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर देयर। आर प्रेजेंट। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर देयर। वो भी कैसे होते हैं? आपके 70S टाइप। इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के बारे में आप पढ़ेंगे बाद में। ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ये एक टेस्ट टाइप है, ठीक है। तो इसमें तीसरी चीज जो होती है वो मीजोसोम्स होती है। मीजोसोम्स जो सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर मीजोसोम्स
नहीं होते हैं। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। इसके आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, सम मेनली इसमें बैक्टीरिया ही आते हैं आपके, बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल में, आप इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें लिख सकते हो प्लांट सेल, डायरेक्टली लिख दो, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल्स आते हैं। ये मेजर डिफरेंस आ गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स में हम 3 मेन कंपोनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 मेन कंपोनेंट। पहला पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें डिस्कस करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल। Next is plant cell, animal cell। अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का जो शेप होता है कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप इसका होता है, हेक्सागोनल, ठीक है। जबकि जो आपका एनिमल सेल होता है उसका शेप कैसा होता है आपका? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। दूसरा जो बात अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल्स आर देयर, सेल वॉल इज प्रेजेंट, दीज आर तो इसमें क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो आउटर कवरिंग होगी आउटर कवरिंग जो होगी एनिमल सेल में वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होगा। क्या होगा? लार्ज वैक्यूल। ये वैक्यूल है वो इतना ज़्यादा होता है कि अराउंड 80 to 90% जो स्पेस होता है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। इसमें वैक्यूल होते हैं, दे आर ऑफ वैक्यूलर either present or if not present either absent or of small size, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर प्लास्टिड्स आर देयर, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में मेनली आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होगा, ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। तो इसके अंदर आपका क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो इसके अंदर नो प्लास्टिड्स। इसके एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस इज इन सेंटर, सेंटर एंड मेन पोजीशन, ठीक है। जिसके अंदर मैंने ये जेनेटिक मटेरियल बना दिया, ये न्यूक्लियस
न्यूक्लियोसोम बना दिया। इसमें जो न्यूक्लियस है यहाँ पे मैंने बना दिया। इसमें जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी होता है, कॉर्नर में होता है, क्योंकि वैक्यूल में मैक्सिमम साइज आपका प्लांट सेल का घेरा हुआ है, तो न्यूक्लियस होगा लेकिन वो एक तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आपके एनिमल सेल्स के अंदर भी होते हैं। राइबोसोम्स कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स में दो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा ये मेम्ब्रेन में, तो दीज आर सेंट्रियोल्स। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल आपके प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस है आपके प्लांट सेल में। आप किसी भी प्लांट के सेल को आप इसमें आ सकता है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। जैसे आप इसमें डालो हार्ट सेल, लीवर सेल, ये भी इसमें प्लांट सेल में आप डाल सकते हो सेल ऑफ स्टेम, जिसको आप ये कह सकते हो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसमें लिख दोगे आप स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी यूकैरियोटिक के प्लांट सेल और एनिमल सेल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपकी आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होती है उसकी सबसे बाहर की कवरिंग यही होती है। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पर उसके ऊपर सेल वॉल होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? मैंने कहा ये जो आपके सेल के भी कंपोनेंट्स होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स को ये देख सकता है, को ये आपका माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी 1950 में, तो उसके बाद आपका इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही क्लियर व्यू आया। इसको बताने के बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन जो सबसे फेमस मॉडल था वो था सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड बाइलेयर का मतलब है लिपिड जो होते हैं, फैट्स होते हैं, उसकी दो लेयर है, ठीक है। लिपिड की वन लेयर, दिस इज लिपिड सेकेंड लेयर। तो इससे बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये होता है इसका हेड और ये होता है इसका टेल। जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो वर्ड आप
आप जहाँ पे भी यूज करते हो, हाइड्रो वर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए, इसके लिए वाटर के लिए। और फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है, जो आपका वाटर को पसंद करता है, उसको अपने आंख से जाने देगा, वो है हाइड्रोफिलिक। और फोबिक का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है फियर, डर, जैसे हम बोलते हैं उससे फोबिया है, ठीक है। तो ये जो टेल इसकी होती है या हाइड्रोफोबिक होती है, सॉरी हाइड्रोफोबिक होती है, और ये हाइड्रोफिलिक होती है। तो इस तरीके से लेयर होती है। अब इनके बीच में प्रोटीन्स होती हैं, सम प्रोटीन्स। ये मेरे को दूसरी पेन से बनाना चाहिए था। सॉरी, ठीक है। तो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू सिंगल निकोल्सन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, जिसके बीच बीच में आपके प्रोटीन्स है। अब जो प्रोटीन बाहर की तरफ है बिल्कुल, उनको उन्होंने कहा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक आप बोलो या एक्सटर्नल प्रोटीन बोलो। जो बिल्कुल अंदर है उनको उन्होंने कहा इंट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रेंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन्स। जो पूरे इसमें फैले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, उनको बोला उन्होंने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, वो आपको भी समझना नहीं है ये सब क्या है। तो अब ये जो लेयर है ये लिपिड की बनी है, एक तो इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दो एंड है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है सेलेक्टिव है, हम बोलते हैं ना ये बड़ा चूजी है, ये चीज सब पसंद करता है, ये नहीं करता है, तो ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अपने से गुजरने देगी। सपोज ये मेरा सेल है कोई, तो इसकी ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है, ये मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी है। तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, तो डिपेंड करेगा ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर बाहर आने देगी, सबको अंदर बाहर आने नहीं देगी। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है ये, और उसके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन सेलेक्टिव परमिएबल है, जो जरूरत की चीज़ है उसी को अंदर आने देगी, जो वेस्ट है उसी को बाहर जाने देगी। दूसरा पॉइंट ये है इट गिव शेप टू द सेल, सेल को स्पेशली आपको पता है एनिमल सेल के ऊपर तो सबसे बाहर यही कवरिंग है, तो सेल को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। आपका कोई भी सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कोई चीज़ अंदर आनी है जानी है, जो उसका मूवमेंट होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है उसके आपके हमने 3 मैकेनिज्म पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव से स्टार्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें कोई भी चीज़ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भेजने में एनर्जी का यूज नहीं होता, नो यूज ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें वही चीज़ ट्रांसफर होगी। सपोज करो आपका ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा आने हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाहर से अंदर आएगा, तो इजीली अंदर आ पाएगा, उसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा। तो अलोंग द, इसका दूसरा पॉइंट है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कहने का मतलब है जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है। तो हम पैसिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो पैसिव में आप अगर देखें तो जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, अपने आप कोई भी चीज़ ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे कम है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसमें हमने मेन पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में 2 ही चीज़ आती है, एक तो आता है डिफ्यूजन, दूसरा आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मैंने एक रूम के कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, तो थोड़ी देर में उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अगरबत्ती जल रही है वहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, लेकिन दूसरी जगह पे स्मेल
ट्रांसफर हो जाएगी। तो डिफ्यूजन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, या आप सिंपल मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration is called diffusion। कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल जो ज्यादा कंसंट्रेशन में है वहां से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ उसकी मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपका ये मेनली आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो होता है सिर्फ वाटर के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? वाटर के लिए। इसमें क्या होता है, जो वाटर, अगर ये चीज ध्यान रख लेना, ऑस्मोसिस में हमें दो वर्ड याद रखना है, एक तो सेलेक्टिव, एक तो वर्ड याद रखना है सेमी परमिएबल। ठीक है, अब क्या है, ये मेरा एक जार है, इसमें मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। सेमी परमिएबल में जो वाटर को मूवमेंट अलाउ करती है। सेमी में सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ जाने देगी और किसी को जाने नहीं देगी। तो मैंने इस टम्बलर में, जैसे आप इसको ये लगा लो, जो आपका कॉटन क्लॉथ है, कोई दुपट्टा होता है कॉटन का, उसको भी आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर लेते हो। इस चैम्बर में मैंने इतना पानी भर दिया और इसमें इतना पानी है, तो ये पानी की मूवमेंट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की वो जो मूवमेंट है H2O यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ कम है। ठीक है, तो जब तक ये वाटर दोनों चैम्बर्स में इक्वल नहीं हो जाता तब तक वाटर मूवमेंट A से B की तरफ होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रख लेना है। आप ऑस्मोसिस को ऐसे डिफाइन करोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब एक चीज ध्यान रखना है, सॉल्वेंट क्या होता है? ये मेरा पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैं नमक डाल दूँ तो जो पानी है जिसके अंदर चीजें घुलती हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और अगर जो मैं नमक डाल दूँ सॉल्ट, वो घुलने वाली चीज है, वो होता है सॉल्यूट। वो क्या होता है? सॉल्यूट। दोनों चीज मिला के बनाती है सॉल्यूशन। तो जिस चीज के अंदर मैं कोई चीज घुलो रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, दैट इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? आपका पानी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration is called osmosis. Transport of solute molecule from higher concentration to lower concentration along the between the semi-permeable membrane is called osmosis। तो osmosis बड़े ध्यान से समझना है आपने कि अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब ये होता कैसे? रेस्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।